Welcome back students, and today we are again with the lecture number 13 from the chapter Newton's laws of motion। और आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो टॉपिक हमारा कंटिन्यू रहेगा लास्ट लेक्चर से। एंड द टॉपिक वाज अबाउट द प्रॉब्लम्स ब्लॉक ओवर ब्लॉक। जो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखने के बाद प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं वो हमें करनी है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर में हमने जब ब्लॉक ओवर ब्लॉक की प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी वो थी कि जब हम नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं तब सारी कंडीशंस क्या रहती हैं कि ये दोनों ब्लॉक्स मूव करेंगे या नहीं करेंगे, एक साथ मूव करेंगे या अलग अलग मूव करेंगे, ठीक है। आज हमें क्या करना है, आज हमें इसी सिस्टम के ऊपर ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएंगे। और जब ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाएंगे तो सारी कंडीशंस चेक करनी है कि वो कंडीशंस चेंज हो रही हैं या नहीं चेंज हो रही है। मतलब इन दोनों ब्लॉक्स को एक साथ मूव कराना है तो क्या कंडीशन रहेगी, अलग अलग मूव कराना है तो क्या कंडीशन रहेगी, या ये ब्लॉक्स मूव करेंगे कि भी नहीं करेंगे, या नीचे वाला ब्लॉक मूव करेगा या सिर्फ ऊपर वाला ब्लॉक मूव करेगा। ये सब चीजें हमें देखनी है आज। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं याद दिला दूं, इस लेक्चर को करने से पहले फ्रिक्शन की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं उसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, और काइनेटिक फ्रिक्शन के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपको ये मालूम है देन यू आर वेलकम टू दिस लेक्चर। और अगर ये बेसिक नॉलेज आपको नहीं है तो अभी के अभी आप क्या करें, ऊपर यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए फिजिक्स सीखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन। आपको वो क्लास मिल जाएगी जहां पर मैंने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएं फ्रिक्शन को लेकर। उसको करने के बाद जब आप यहाँ पर आएंगे तो इट विल बी मच मोर बेटर टू अंडरस्टैंड द क्लास टुडे। क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, मैं आपको बता दूं, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि आपको डराया जाए, ठीक है ना। तो बेसिक नॉलेज ऑफ फ्रिक्शन और फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं ये आपको पूरा आना चाहिए। चलिए, तो आज का लेक्चर हमारा जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखा भी है कि दो ब्लॉक्स है, नीचे वाला ब्लॉक कैपिटल एम मास का है, ऊपर वाला ब्लॉक स्मॉल एम मास का है। फोर्स आज हम ऊपर वाले ब्लॉक पर लगाएंगे। दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो सरफेस इन कांटेक्ट है वहां पर फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है μ1, और नीचे वाले सरफेस के साथ जो ब्लॉक कांटेक्ट पर है वहां पर फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है μ2। तो अभी हमें चेक करना है कि अगर मैं इन दोनों ब्लॉक्स को एक साथ मूव कराना चाहूं तो इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। लास्ट लेक्चर में हमने क्या करा था, लास्ट लेक्चर चलिए मैं आपको विद इन अ मिनट रिवाइज करा देता हूं क्या था वो। मैं मतलब फाइनल रिजल्ट नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर ये फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पर हम लगा रहे थे तो इस फोर्स को नीचे वाले ब्लॉक पर लगाने पर हमें कंडीशंस थी कि एक मैक्सिमम वैल्यू होती है इस फोर्स की, मैक्सिमम वैल्यू होती है इस फोर्स की एक। अगर उस मैक्सिमम फोर्स से आपकी फोर्स अप्लाइड एफ कम है या इक्वल है तो फिर ये दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करेंगे। और अगर जो आपने फोर्स लगाई है वो मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है तो फिर ये दोनों ब्लॉक्स अलग अलग हो जाते हैं। इस सिस्टम के दोनों ब्लॉक्स अलग अलग हो जाते हैं और ये अलग अलग मूव करने लगते हैं। इट मींस अगर इस सिस्टम के दोनों ब्लॉक्स को एक साथ रखना है और आप एक्सटर्नल एक फोर्स लगा रहे हो तो उस फोर्स की एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि जिसके अंदर ये फोर्स रहेगी तो ये ब्लॉक्स एक साथ मूव करेंगे। अगर उससे ऊपर ये फोर्स निकल गई तो ये ब्लॉक फिर अलग अलग हो जाएंगे, इनका एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा, ये अलग अलग मूव करेंगे। और बेटा रियल लाइफ में भी यही होता है। एक रियल लाइफ लेसन यहाँ पर भी है हमारे साथ कि अगर आप किसी फैमिली के हेड या किसी टीम के हेड हैं और आप उस फैमिली या टीम के मेंबर्स को एक साथ चलाना चाहते हो अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, एक साथ चलाने के लिए फोर्स तो लगेगी ना। तो अगर वो फोर्स आप बाय चांस उसकी मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर निकल गए तो फिर उस टीम के मेंबर्स या फैमिली के मेंबर्स सब अलग अलग हो जाएंगे, वो अलग अलग मूव करेंगे, वो टीम टूट जाएगी, वो फैमिली बिखर जाएगी। लेकिन अगर आपको नॉलेज है कि मैक्सिमम फोर्स कितनी लगानी है कि सब लोग एक साथ ही मूव करें तो उस मैक्सिमम फोर्स से कम फोर्स लगाते रहोगे तो सब लोग एक साथ चलते रहेंगे। यही होता है ना रियल लाइफ में भी, वैसे ही यहां पर भी है। तो फिजिक्स के लेसन्स को रियल लाइफ लेसन से अगर आप कंपेयर करके भी याद करोगे तो बड़े मुश्किल मुश्किल सी चीजें यूं ही याद हो जाती हैं चुटकियों में, ठीक है ना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर को लेकर। फोर्स लगानी है ऊपर वाले ब्लॉक पर, तो ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाने के बाद मुझे चेक करना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ कितनी रहेगी कि दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करें। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो मेरे पास ब्लॉक है स्मॉल एम मास वाला और कैपिटल एम मास वाला, और नीचे एक सरफेस, अभी इस सरफेस को ले लेते हैं स्मूथ। कैपिटल एम, और नीचे वाला सरफेस ले लेते हैं अभी हम स्मूथ। इट मींस यहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू 0 रहेगी और यहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू μ1 है। और ऊपर वाले ब्लॉक पर लगाइए फोर्स। तो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ so that both the blocks move together
कुछ यहाँ पर भी कुछ वैसे ही स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको क्या कर लेना चाहिए, हमें सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम्स बना लेने चाहिए। वेट इसका mg लगेगा, नीचे स्मॉल m मास है, इसको नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा n1, इसके ऊपर बाहर से एक फोर्स लगी है F, और जब ये ऑब्जेक्ट नीचे वाले सरफेस पे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो इसको मिलेगा एक फ्रिक्शन पीछे की तरफ F1, और इसी सरफेस पर, इसी कांटेक्ट पर नीचे वाले ब्लॉक को ये फ्रिक्शन मिलेगा आगे की तरफ F1, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये m ब्लॉक है, m मास का ब्लॉक है, और नीचे वाला सरफेस स्मूथ है तो वहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, अदरवाइज वहां पर ऐसे फ्रिक्शन लग रहा होता F2। अभी ये फ्रिक्शन नहीं है, इसको हटा दीजिए। नीचे इसका वेट लग रहा है mg, और इसके ऊपर एक और ब्लॉक है तो उसका भी वेट इसको फील होगा स्मॉल mg। इन दोनों के बदले एक नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा n2। इसके अलावा ब्लॉक कैपिटल M वाले मास पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही है। अगर ये मूव करेगा तो सिर्फ और सिर्फ F1 फ्रिक्शन फोर्स से मूव करेगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स इसको मूव करा भी देगी क्योंकि नीचे वाला सरफेस स्मूथ है ना, ध्यान है ना, मैं स्मूथ है तो ये फोर्स फ्रिक्शन इसको मूव कराएगी भी। ठीक है, तो अब आपका सबसे पहला स्टेप होगा कि आप इस F1 की मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, और F1 बिकॉज इट इज ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन N1, तो इसका फॉर्मूला होगा μ1 n1, क्योंकि इन दोनों सरफेसेस के बीच में μ1 है, यही लग रहा है ना F1, इन दोनों सरफेसेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है, और n1 सिर्फ और सिर्फ स्मॉल mg को बैलेंस कर रहा है, तो n1 इज mg। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1 की मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है μ1 mg। ये मेरा फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट हो गया कि मैंने मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट कर ली है। अब अगर ये मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां पर लग रही है तो उसके एक्शन में इसको जो भी एक्सेलरेशन मिलेगा, इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैं a2 मान लेता हूं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो a2 की मैक्सिमम वैल्यू, एक्सेलरेशन इज टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक अपॉन टोटल मास ऑफ दिस ब्लॉक, तो इसके ऊपर लगने वाली टोटल फोर्स है F1 की मैक्सिमम वैल्यू, और इसका मास है कैपिटल M, तो A2 मतलब इस ब्लॉक के पास जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ सकता है, अभी हमें पता नहीं कि वो आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जो भी आ सकता है वो होगा F1 मैक्स मतलब μ1 स्मॉल mg अपॉन कैपिटल M। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक मूव नहीं कर सकता है, दिस इज फॉर श्योर, या तो इतने एक्सेलरेशन से मूव करेगा या इससे कम। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं एज पर द क्वेश्चन कि ब्लॉक्स एक साथ मूव करें तो F की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो अब मैं फॉर कंप्लीट सिस्टम पूरे सिस्टम को देखूंगा, फॉर कंप्लीट सिस्टम। अब कंप्लीट सिस्टम में क्या है, एक ब्लॉक ऊपर रखा है, एक ब्लॉक नीचे रखा है, ये कंप्लीट सिस्टम है, इस पर सिर्फ और सिर्फ F बाहर से फोर्स लग रही है और कोई फोर्स इस पर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। यहां पर जो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है F1 इधर F2 इधर, वो इंटरनल फोर्सेज हैं, दे विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो अगर ये सिस्टम एक साथ मूव करेगा तो फिर इसका जो एक्सेलरेशन है वो यही होगा, क्योंकि अगर नीचे वाला ब्लॉक इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर सकता है तो ऊपर वाले ब्लॉक को भी हम चाहते हैं कि वो इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से मूव ना करे, अदरवाइज वो तो आगे निकल जाएगा और नीचे वाला ब्लॉक पीछे रह जाएगा। ठीक है ना, तो इट मीन्स इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो मैक्सिमम वैल्यू मैं निकाल सकता हूं अगर इस A को मैं A2 मैक्स लिख दूं, A2 मैक्स लिख दूं कंप्लीट सिस्टम के लिए, तो कंप्लीट सिस्टम पर लगने वाली टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम जो हो सकता है। तो मैक्सिमम फोर्स हो जाती है यहां पर टोटल मास m प्लस m, और A2 मैक्स की वैल्यू यहां से उठा लीजिए, ये मेरा मैक्सिमम फोर्स आ गया। इससे ज्यादा अगर मैंने फोर्स लगाई तो सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग मूव करेंगे, आप चाहो तो लिख लो। अगर ये फोर्स F मैक्स से ज्यादा हो गई तो ऑब्जेक्ट्स विल मूव सेपरेटली, लेकिन अगर ये फोर्स F इतनी या इससे कम रही तो ऑब्जेक्ट्स विल मूव टुगेदर, फिर ये ऑब्जेक्ट्स एक साथ मूव करेंगे। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे हमने प्रोसीड किया है फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाकर, ऐसे भी आप मैक्सिमम फोर्स निकाल सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फ्री बॉडी डायग्राम से ही कैलकुलेट करें अनटिल एंड अनलेस आपके पास टाइम की कमी हो। ठीक है, अगर टाइम की कमी है तो फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं तो चेक कर लें कि सेम क्वेश्चन होना चाहिए, दो ब्लॉक्स हैं, ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स लग रही हो है और नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, तभी आप ये लगाएंगे। ठीक,
नीचे वाला सरफेस अगर स्मूथ नहीं होगा तो क्या होगा सर, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे। बेटा वो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत हैं और उन क्वेश्चंस में हर पॉसिबिलिटी मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इस चीज को लेकर। ब्लॉक ओवर ब्लॉक सॉल्व हो जाएगा आज सारा। चलिए तो कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए अब मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, चलिए हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं, ऊपर वाला ब्लॉक 4 kg का, नीचे वाला ब्लॉक 8 kg का है और सबसे नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, मतलब μ2 की वैल्यू तो 0 है, लेकिन यहां पर μ1 की वैल्यू मैंने वही 0.3 रखी है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ 4 kg ब्लॉक पर कितनी फोर्स लगाएं मैक्सिमम कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें। तो क्वेश्चन इज फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F so that both blocks move together। तो पहला स्टेप क्या है बेटा, मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालिए, मैक्सिमम फ्रिक्शन, ठीक है। मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालते हैं, उसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। 4 kg वाला ब्लॉक, नीचे फोर्स लगेगा 4 × G, ऊपर इसको नॉर्मल डायरेक्शन मिल गया N1, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई हुई है F और इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा F1। इसी फ्रिक्शन फोर्स का रिएक्शन होगा बड़े वाले ब्लॉक पर या कह लीजिए नीचे वाले ब्लॉक पर, और ये फोर्स लगेगा आगे की तरफ F1, इसी की वजह से ये मूव करेगा, इसका जो भी एक्सेलरेशन आएगा। और इसके अलावा इसका नीचे लग रहा है 8 × G और इसके ऊपर जो ब्लॉक रखा था 4 kg वाला उसका भी 4 × G, और इन दोनों के बदले जो इसे रिएक्शन फील होगा नॉर्मल रिएक्शन वो N2 मिलेगा, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट करना है ये जो फ्रिक्शन लग रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू। इसका मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा F1 का मैक्सिमम वैल्यू μ1 N1 और ये फॉर्मूला हो जाएगा μ1 M1 mg, है ना। m क्या है 4 × G और μ1 की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 0.3 और G की वैल्यू आप 10 ले लो, तो F1 मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.3 × 4 × 10, तो 12 न्यूटन इज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो यहां लगेगा, इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अब उस फ्रिक्शन में अगर ये मूव करेगा तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैं A2 की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। इसकी वो कैलकुलेट होगी जब आप F1 की मैक्सिमम वैल्यू यूज करोगे अपॉन 8 kg, इसका मास तो 8 kg है ना, यही तो मूव कर रहा है F1 से, तो फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये देगा इसका एक्सेलरेशन। अगर वो फोर्स मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन लाना है तो मैक्सिमम फोर्स ही लगाएंगे आप वहां पर। A2 मैक्स कितना आ गया यहां से, F1 मैक्स की वैल्यू क्योंकि 12 है, तो 12/8 इट इज 1.5। तो ये ऑब्जेक्ट मेरा नीचे वाला 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, इससे ज्यादा मूव नहीं कर सकता, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। देख रहे हैं ना आप, मैंने यहां पर लिखा है MAX, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब अगर इस सिस्टम को एक साथ मूव करना है, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ मूव करना है, तो इसकी तो मैक्सिमम लिमिट है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो इससे ज्यादा नहीं जाएगा, मतलब ऊपर वाला ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन इतना ही रखना होगा, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। तो आप कैपिटल F की मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाओगे, ठीक है। तो कैपिटल F की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप कंप्लीट सिस्टम के लिए न्यूटन सेकंड लॉ लगाओ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू द एक्सेलरेशन व्हिच इज मैक्सिमम। अब टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज 8 + 4 12 एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम जो मैक्सिमम होने वाला है वो 1.5 है, तो 12 × 1.5 आंसर आ गया मेरा 18 न्यूटन। तो देखो मैक्सिमम फोर्स आप 18 न्यूटन लगा सकते हो बच्चों, अगर चाहते हो कि ये दोनों एक साथ मूव करें। अगर मैंने जो फोर्स है ये जो फोर्स है F, अगर ये फोर्स इस 18 न्यूटन से मैक्सिमम वैल्यू से कम रही या इतनी रही जो अभी 18 न्यूटन है, तो दे विल मूव टुगेदर। लेकिन अगर ये वाली फोर्स F इस मैक्सिमम फोर्स से जो अभी 18 आई है इससे ज्यादा हो गई, तो दे विल मूव सेपरेटली। ये है पूरा कॉन्सेप्ट, देन दे विल मूव सेपरेटली, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो कि सिस्टम के दोनों ऑब्जेक्ट मूव एक साथ करें तो उस मैक्सिमम फोर्स वाली लिमिट को क्रॉस नहीं करना है,
इसको मैक्सिमम फोर्स से कम ही रहना है। ये ज्यादा अगर हो गई तो दे विल मूव सेपरेटली, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा और दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कि अगर ये फोर्स जो लग रही है ये 18 से ज्यादा हो गई तो फिर क्या होगा, चेक करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम यहां पर अपना कि यही दोनों ब्लॉक्स हैं मेरे पास, एक 4 kg का है, एक 8 kg का है, और इस सिस्टम को जो फोर्स मिली है वो मिली है इस बार, लेट सपोज ये फोर्स मिल गई 24 न्यूटन। ठीक है, और साथ में ये बता दिया गया है कि नीचे वाला सरफेस तो स्मूथ है, वहां तो फ्रिक्शन है नहीं, लेकिन यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.3 है, वो 0.3 है, म्यू1 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है। ठीक, तो नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग कि बता दो भैया दोनों का ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना कितना होगा, A1 A2 मान लो चलो उनको, और दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो सरफेस है वहां पर फ्रिक्शन भी बता दो कितना लगेगा। ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन मुझे करना है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर से वही स्टेप्स लेते हैं। सबसे पहले हम मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसके बाद हम मैक्सिमम फोर्स निकालेंगे कि जिससे ज्यादा फोर्स होने पर ये सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स अलग अलग मूव करेंगे, और वो तो सारा अभी हम कर ही चुके हैं ना, दैट फोर्स इज 18 न्यूटन। तो ये सारा करने के बाद या तो आप ऐसे निकालो या आप डायरेक्टली फॉर्मूले से निकालो, 18 न्यूटन आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स मुझे यहां पर पता है वो कितनी है, 18 न्यूटन। इससे ज्यादा फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट अलग अलग जाएंगे, तो ये 24 न्यूटन तो इससे ज्यादा ही है ना। तो इट्स का मतलब ये हुआ, तो ऑब्जेक्ट्स विल मूव सेपरेटली, आधा काम हमारा हो गया है। अब अगर ये अलग अलग जाएंगे तो इन दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन कितना होगा वो चेक करना है। तो उसके लिए दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, 4 kg वाले का भी बना लो, 8 kg वाले का भी बना लो, और 8 kg को जो फोर्स मिल रही होगी वो अभी F1 की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ना, क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्ट अलग जा रहा होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट अलग, तो इनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा। वंस अगेन मैं आपको याद दिला दूं, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक और स्टैटिक का अलग अलग नहीं दिया तो काइनेटिक के लिए भी उसे यूज करिए और मैक्सिमम फ्रिक्शन के लिए भी उसी म्यू को यूज करिए। और अगर अलग अलग दिए हैं तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए म्यू एस यूज होता है, मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन निकालने के लिए, और काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए म्यू के यूज होता है, जो उससे थोड़ा कम होता है म्यू एस से। ठीक है, ये सब हमने फ्रिक्शन की क्लास में डिस्कस किया हुआ है। चलो F1 तो मैक्सिमम लग रहा होगा क्योंकि मोशन हो रहा है, ठीक है ना। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम, 8G इसका नीचे, इसके ऊपर 4 kg का ब्लॉक रखा है वो भी नीचे, इसको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा N2, पीछे कोई फोर्स नहीं लग रही है इस पे, और इसका जो भी एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम ही होगा, क्योंकि ये तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ज्यादा एक्सेलरेशन अपना ला नहीं पाएगा कहीं से भी, इसके ऊपर फोर्स लगनी है जो वो लिमिटेड है, और वो कितनी है उसकी वैल्यू वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, वो है 12 न्यूटन। आप चाहो तो दोबारा कैलकुलेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 4G नीचे, N1 ऊपर, इसको इधर फोर्स मिल रही है 24 न्यूटन, और पीछे फ्रिक्शन लग रहा है F1, उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट होता है, म्यू1 N1, म्यू1 कितना है 0.3, N1 कितना है mg, 4 इंटू जी कितना है 10, तो आंसर आ गया ना F1 मैक्स का 12 न्यूटन, है ना, 12 न्यूटन। तो उससे A2 मैक्स का एक्सेलरेशन आ गया ना मेरे पास, इसका एक्सेलरेशन होने वाला है F1 मैक्स विच इज 12 अपॉन इसका मास विच इज 8, तो इसका एक्सेलरेशन तो मैक्सिमम होगा और होगा 1.5, 12 अपॉन 8 इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A2 की वैल्यू आ गई 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो भी आ गया 12 न्यूटन। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि 4 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, उसके लिए मैं उसी का फ्री बॉडी डायग्राम सॉल्व करूंगा। देखो, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन 4 kg वाला ब्लॉक इज इक्वल्स टू इसका मास इनटू इसी का एक्सेलरेशन। तो इसके ऊपर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, ध्यान से देखो बच्चों, 24 तो इधर लग रही है मोशन के डायरेक्शन में, और ये भी तो लग रहा है जो उसको अपोज कर रहा है F1 मैक्स। तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्स है 24 माइनस 12, इसकी वैल्यू 12 है, इज इक्वल टू इसका मास है 4, इसका एक्सेलरेशन है A1, तो वो कैलकुलेट हो जाएगा 24 माइनस 12 इज 12 अपॉन 4, A1 का आंसर 12.4, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, A1 भी हो गया, A2 भी हो गया, और फ्रिक्शन दोनों सरफेस के बीच में कितना लग रहा है ये भी आ गया है।
ठीक है ना। तो देखिए अगर ये फोर्स मैक्सिमम लिमिट से ऊपर निकल गई तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आया ना, दोनों अलग अलग मूव कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पर, और इस बार अपनी फोर्स जो हमने ये लगाई है इसको, ये जो मैक्सिमम फोर्स 18 न्यूटन है इससे थोड़ा कम लेकर देखते हैं। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी और देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं यहाँ पर। तो दोनों ब्लॉक्स मैं फिर से वही ले लेता हूँ। एक ब्लॉक मेरा 4 kg का है, दूसरा ब्लॉक मेरा 8 kg का है, और इस बार जो ये फोर्स लग रही है ये मान लो 15 न्यूटन लग रही है। नीचे वाला सरफेस तो स्मूथ है जैसा कि हर बार हो रहा है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 रहेगा, लेकिन यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वही 0.3। तो जो अब जो मैंने फोर्स लगाई है ये 15 न्यूटन, तो ये चेक करो आप, ये मैक्सिमम वैल्यू से तो कम है ना, वो 36 न्यूटन से तो कम है, सॉरी 18 न्यूटन से तो कम है ना। अगर ये कम है तो दोनों एक साथ जाएंगे, सिंपल हो गया बिल्कुल। अब ये दोनों एक साथ जाएंगे, दोनों एक साथ जाएंगे तो आप इसको एक ही सिस्टम मानो ना, बस अब आप इसको एक ही सिस्टम मानो, ये एक साथ जा रहे हैं इसको एक ही सिस्टम मान लो। अब मैंने इसको एक ही सिस्टम माना तो फिर टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम इज 15 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन दोनों ऑब्जेक्ट्स का कॉमन होगा, दोनों ऑब्जेक्ट्स का यही एक्सेलरेशन रहेगा। टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास विच इज 12 kg, टोटल फोर्स कितनी लग रही है 15 अपॉन 12, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों का एक्सेलरेशन यही रहेगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन सोल्व हो गया, दोनों एक साथ जा रहे हैं, ये भी सोल्व ये भी सोल्व। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना लग रहा है ये भी बता दो, तो बेटा फ्रिक्शन कितना लग रहा है, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता है कि फ्रिक्शन है म्यू एन, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की भी तो एक कॉन्सेप्ट है कि स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्टेबल होता है, वो अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है, वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। कहीं वो वाला फ्रिक्शन तो नहीं लग रहा। आपको किसने बोल दिया कि यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन ही लगेगा? अगर आपको कंफर्म है कि मैक्सिमम ही लगेगा फ्रिक्शन तो आप म्यू एन लगाओ, लेकिन फ्रिक्शन स्टैटिक वाला भी तो लग सकता है, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट अब एक दूसरे के रिलेटिवली मूव नहीं कर रहे हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं यहां पर अभी फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचा भी है कि नहीं। और उसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप बच्चों ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, या किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, मैं तो ये भी बोलता हूं, ठीक है, किसी का भी बना दो और उससे फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लो। फोर्स लग रही है यहां पर 15 न्यूटन, पीछे फ्रिक्शन लगेगा इसको F1, हमें नहीं पता कि मैक्सिमम लगेगा कि नहीं लगेगा, नीचे इसका 4 इंटू जी, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन N1, लेकिन इसका एक्सेलरेशन तो हमें पता है वो कितना है, वो है 1.25। तो इस ब्लॉक के लिए अगर मैं नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल्स टू इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगाएंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स इस पे कितनी लग रही है 15 माइनस F1 इज इक्वल्स टू इसका मास 4 और इसका एक्सेलरेशन 1.25, तो 4 इंटू 1.25 इज 5, तो 15 माइनस 5 इज इक्वल्स टू F1। देखो F1 की वैल्यू 10 न्यूटन आ रही है, मैक्सिमम से तो कम लग रहा है ना ये, आप खुद सोचो मैक्सिमम से कम ही तो लगेगा। देखो मैक्सिमम कब लगेगा, जब ये वाली फोर्स मैक्सिमम होगी, और ये वाली फोर्स मैक्सिमम कितनी है 18 न्यूटन, तब ये फोर्स मैक्सिमम होगी तो ये भी मैक्सिमम लगेगा। 18 न्यूटन से कम अगर ये फोर्स होगी तो फ्रिक्शन भी तो कम हो जाएगा ना, वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, वो भी कम हो जाएगा। तो फोर्स अगर मैंने 15 न्यूटन कर दी है तो वो फोर्स फ्रिक्शन की जो फोर्स है दोनों सरफेसेस के बीच में वो भी कम हो गई है। अब उसे 12 न्यूटन होने की जरूरत नहीं है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ले जाने के लिए, अब वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन दोनों को एक साथ ले जा सकती है 10 न्यूटन रहकर भी। मतलब यहाँ पे एक और क्लियर है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ जाते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इनके बीच का फ्रिक्शन ही होता है, ठीक है ना। अगर वो फ्रिक्शन कैपेबल है दोनों को साथ ले जाने के लिए तो ले जाएगा, कैपेबल नहीं है तो ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। चलो अब की बार मैं नीचे वाले सरफेस को भी रफ कर दूं। अगर नीचे वाला सरफेस रफ हो जाए, ब्लॉक दोनों ये रहेंगे 4 kg 8 kg के, लेकिन नीचे वाला सरफेस रफ हो जाए तो क्या होगा फिर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आने वाला है। आप देखो इधर, आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा होगा, मुझे तो लग रहा है कि कुछ नया होने वाला है। नीचे वाला सरफेस भी रफ है और नीचे वाले सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2, यहां पर 0.1 ही ले लो, 0.3 ले लो जो हर बार लेते हो। और अब क्वेश्चन है कि मैक्सिमम फोर्स बताओ इसकी कि दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव करें। मैक्सिमम फोर्स बताओ कि दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव करें। अब मैक्सिमम फोर्स बताओ दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव करें, तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा। अब देखो सबसे पहले मैं दोनों फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, दोनों फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू। देखो
दोनों का बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फॉर जी N1 इसको इधर फोर्स मिल रही है F1, इसको फ्रिक्शन मिला F1। 8 kg वाला ब्लॉक है ये, इसको इधर इस वाले फ्रिक्शन का रिएक्शन मिलेगा F1 और नीचे वाला सरफेस भी रफ है, वहां से फ्रिक्शन मिलेगा इसको F2। ठीक है, अब आप सबसे पहले देखोगे तो सबसे पहले आप देखो यहां पर क्या हो रहा है। चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। 8G और इसको साथ में 4G भी मिलेगा ऊपर वाले ब्लॉक से, और ये नॉर्मल रिएक्शन N2 इसको मिलेगा। देखो अब सबसे पहले तो इस वाले ब्लॉक को ही देख लो ना, 8 kg वाले को। ये मूव क्यों करेगा? क्या ये पीछे की तरफ मूव कर सकता है? देखो पीछे की तरफ तो कभी मूव नहीं करेगा, सिस्टम पे फोर्स लगी है इधर, तो ये पीछे तो नहीं जाएगा। अब ये मूव कैसे करेगा? ये मूव करेगा अगर F1 F2 से बड़ा हो। इसके मूव करने की कंडीशन तो यही होगी ना कि F1 F2 से बड़ा होना चाहिए, F2 की जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, तो F1 की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो है μ1 N1 और μ1 है 0.3, N1 है 4 इंटू जी है 10, तो ये तो 12 न्यूटन जो पहले से आ रहा है वही आ गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F1 फ्रिक्शन। F2 की भी तो वैल्यू मैक्सिमम कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि सबसे पहले तो कंपेयर करना है कि नीचे वाला ब्लॉक मूव भी करेगा कि नहीं करेगा। तो F2 मैक्स की वैल्यू होगी μ2 N2 और μ2 की वैल्यू है 0.2 और N2 है 8G प्लस 4G मतलब 12G, 12 और G का मतलब 10, तो ये हो गया 12 2 24 न्यूटन। F2 का मैक्सिमम वैल्यू 24 न्यूटन। चेक करो अब आप, F2 का मैक्सिमम वैल्यू तो F1 की मैक्सिमम वैल्यू से बहुत ज्यादा है, मतलब ये मैक्सिमम हो जाएगा, तब भी ये इसको अपोज करेगा अच्छी तरीके से। भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 12, लेकिन ये तो 24 तक जा सकता है ना, तो ये इसको अपोज कर लेगा। मतलब 8 kg वाला ब्लॉक तो यहाँ पर मूव करने वाला है नहीं। ठीक है, 8 kg वाला ब्लॉक बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। तो अगर 8 kg वाला ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो आप क्या कहोगे, उसका एक्सेलरेशन कितना रहने वाला है? 0। ये रेस्ट पर है 8 kg वाला ब्लॉक। दिस आंसर इज फॉर 8 kg वाला ब्लॉक। ठीक है, एक आंसर तो आ गया कि नीचे वाला ब्लॉक तो मूव करेगा नहीं, अब सिर्फ ऊपर वाला ब्लॉक मूव करेगा। अगर सिर्फ ऊपर वाला ब्लॉक मूव करेगा तो इसके लिए तो बहुत इजी हो चुका है, इसी का फ्री बॉडी डायग्राम सॉल्व कर दो। उस पे लगने वाली नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। इसकी नेट एक्सटर्नल फोर्स मोशन के डायरेक्शन में F माइनस F1 की मैक्सिमम वैल्यू लगेगी, क्योंकि वो नीचे वाले सरफेस में मूव कर रहा है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा। एंड दैट इज F माइनस F1 की मैक्सिमम वैल्यू 12 है, इसका मास है 4 kg और इसका एक्सेलरेशन है A1। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन है A1, तो F हो जाएगा मेरा 12 प्लस 4A1। ठीक है ना। अब अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम वैल्यू पता करूं इसकी, तो एक्सेलरेशन क्वेश्चन देगा आपको, यहां पर जो भी एक्सेलरेशन क्वेश्चन देगा कि इस एक्सेलरेशन से मूव कराना है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दो। ठीक है, तो वो क्वेश्चन वैल्यू आपको देगा। ये वैसे यहां पर मैक्सिमम वैल्यू का कोई सीन बचा नहीं, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट तो एक साथ मूव कर ही नहीं रहे हैं। नीचे वाला ब्लॉक तो रेस्ट पर आ गया ना, नीचे वाला ब्लॉक तो रेस्ट पर आ चुका है, तो ये दोनों ब्लॉक तो मूव कर ही नहीं रहे एक साथ, तो मैक्सिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं रखता, यहाँ पर वो मीनिंगलेस हो चुका है कॉन्सेप्ट। बट जितना भी एक्सेलरेशन आप इसका ज्यादा चाहते हो उतनी ज्यादा ये फोर्स लगानी पड़ेगी, ये चीज यहाँ पर क्लियर है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर कैपिटल F की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब क्या कोई ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि जहां पर ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें और नीचे वाला सरफेस भी रफ रहे? चलिए ट्राई करते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। देखो फोर केजी ब्लॉक, चलो नीचे वाले ब्लॉक को 5 kg ले लेते हैं। इस बार चीजों को चेंज करके देखते हैं क्या होता है। नीचे वाले सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 ले लेते हैं। ये वाला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है और ये रहेगा हमारा वही 0.3। ठीक है, और अब पता करते हैं कि ये F कितना लगाएं मैक्सिमम। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F सो दैट द टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर। दोनों ब्लॉक्स को मैं चाहता हूं एक साथ मूव कराना। क्या यहां पर पॉसिबल है? फिर से वही चीजें चेक करनी है कि दोनों ब्लॉक्स मूव करेंगे भी नहीं करेंगे, पहले वो देखो। करेंगे तो फिर हम उस कंडीशन तक भी पहुंचेंगे कि कितनी मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं कि ये दोनों एक साथ मूव करते रहें। चलिए करते हैं चेक।
पहले 4 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम जैसे हर बार आप बनाते हो वैसे ही बनाएंगे। नीचे 4 kg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, इसको हमने फोर्स दी F, पीछे लगेगा एक फ्रिक्शन फोर्स F1। इसी का रिएक्शन इस वाले ब्लॉक को मिलेगा 8, इस बार ये 5 kg वाला ब्लॉक है, इधर F1, नीचे वाले सरफेस से F2 और ये 5G नीचे, और क्योंकि इसके ऊपर 4 kg का ब्लॉक रखा है तो 4 into G, और इनके बदलेगा नॉर्मल रिएक्शन N2। तो F1 की मैक्सिमम वैल्यू बेटा जैसा हर बार आ रही है आप चेक कर लो, वो 12 न्यूटन ही आएगी, उसमें तो कोई चेंज है नहीं। लेकिन F2 की मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लेते हैं, वो आएगी μ2 N2 करके। μ2 है 0.1 और N2 है 5G + 4G मतलब 9G, 9G का मतलब 9 × 10, वो आ गई 9 न्यूटन। चेक करो कि क्या F1 मैक्सिमम, जो F1 का मैक्सिमम वैल्यू है वो 12 है, क्या वो इससे ज्यादा है? इसका मैक्सिमम वैल्यू 9 है, हाँ इससे ज्यादा है, तो इट मीन्स इस बार ये मूव कर जाएगा, इस बार ये मूव कर जाएगा। लेकिन अभी ये नहीं पता कि ये 12 लगेगा या 11 लगेगा या 10 लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक साथ मूव करे, एक साथ मूव करे, तो फिर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे काम करेगा, उससे ज्यादा पे नहीं करेगा। उससे ज्यादा पे तो वैसे भी नहीं करना है ना, तो आप चाहते हो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो ये भी तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे काम कर रहा होगा फिर, क्योंकि उससे ज्यादा पर तो ये आगे बढ़ने से रहा। ठीक है, इस चीज को समझो। तो अब मुझे अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान से देखना है। अब आप ये देखो कि एक ब्लॉक है 4 kg जो ऊपर रखा है, और एक ब्लॉक है 5 kg वाला जो नीचे रखा है। आप ये बताओ सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन से कौन सा ब्लॉक मूव कर रहा है? डेफिनेटली ये वाला ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन से मूव कर रहा है। तो आप इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल दो। इसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है उससे ज्यादा एक्सेलरेशन सिस्टम का नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा एक्सेलरेशन सिस्टम का होने की कोशिश करी तो फिर ऊपर वाला ब्लॉक आगे निकल जाएगा, नीचे वाला पीछे रह जाएगा, या अलग अलग हो जाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, नीचे वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल देना है। मान लो नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन है A2, तो A2 की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। A2 की मैक्सिमम वैल्यू, एक्सेलरेशन होता है टोटल फोर्स एक्टिंग अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस पे टोटल फोर्स कितनी लगेगी, ये तो मैक्सिमम लगना ही है, और जब ये मूव करेगा नीचे वाले सरफेस पे तो ये भी मैक्सिमम लगेगा, और 12 - 9 ये टोटल फोर्स लगेगी। इसका मास है 5/5, 12 - 9 इज 3, 3/5 इसका एक्सेलरेशन है मीटर/सेकंड²। ये इसका एक्सेलरेशन है, दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब अगर इस सिस्टम को एक साथ चलना है, ठीक है, तो कंप्लीट सिस्टम के लिए, फॉर कंप्लीट सिस्टम मूविंग टुगेदर, फॉर कंप्लीट सिस्टम मूविंग टुगेदर, एक साथ चलना है इन्हें, तो क्या होना चाहिए आप सोचो। इसको ना कंप्लीट सिस्टम मानो एक 9 kg का, एक F फोर्स लग रही है और एक्सटर्नल फोर्स नीचे से फ्रिक्शन की लग रही होगी पीछे, मतलब ये ऐसा हो गया कुछ, है ना। इस पे एक F फोर्स लग रही है और यहाँ से एक फ्रिक्शन लग रहा है F2, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर लग रहा है। यहाँ जो F1 लग रहे थे ये वाले, ये इंटरनल फोर्सेस हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इस पर कितनी है, F - F2 की मैक्सिमम वैल्यू, उससे इसका एक्सेलरेशन कितना आना है 3/5। टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है 4 + 5 9 कर दो। तो एक्सटर्नल फोर्स है F माइनस इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 9, टोटल मास है सिस्टम का 9, और एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम होना है वो होना है 3/5। तो 9 3 is 27, 27/5, 27/5 इज 5.4। ये 9 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9 + 5.4, 9 और 5 14.4 न्यूटन की मैक्सिमम फोर्स के लिए ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ जाएंगे। अगर इससे ज्यादा मैंने इस फोर्स को कर दिया तो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट आगे निकल जाएगा, नीचे वाला पीछे रह जाएगा, नीचे वाले का एक्सेलरेशन इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे जनरली आते रहते हैं। ठीक, अब इस तरह के क्वेश्चंस की लास्ट स्टेज क्या है? लास्ट स्टेज कुछ नहीं है, हो सकता है अगली बार क्वेश्चन 3 ब्लॉक्स को लेकर आ जाए, और हो सकता है फिर उससे अगली बार 4 ब्लॉक्स को लेकर आ जाए, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन है मेरे पास जो आपको मैं एज अ होमवर्क देना चाहूंगा, इसको आप ट्राई करें एज अ होमवर्क। ये हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं, 1 kg, 2 kg, 3 kg, और सबसे नीचे वाले ब्लॉक को फोर्स लगा दी है 48 न्यूटन, और ये नीचे जो सरफेस रखा है वो भी रफ है, और इन दोनों के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.3,
इन दोनों के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.2 और यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो भी 0.2 है। कह दो इनको μ1 μ2 और μ3। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया यहाँ पर कितना फ्रिक्शन लग रहा है ये भी बता दो, यहाँ पर कितना फ्रिक्शन लग रहा है ये भी बता दो, यहाँ पर कितना फ्रिक्शन लग रहा है ये भी बता दो, और क्वेश्चन कह रहा है कि इस वाले का भी एक्सेलरेशन बता दो a1, इस वाले का भी एक्सेलरेशन बता दो a2 और इस वाले का भी एक्सेलरेशन बता दो a3। ये सब चीज़ें आपको बतानी है। क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एज अ होमवर्क। अगर ये आपसे क्वेश्चन हो जाता है इट मीन्स आप जेई एडवांस से ऊपर चल रहे हो, इसका मतलब ये है। ठीक है, नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताएं। आप चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन मैं आपको दूं तो सॉल्यूशन भी आपको इसका दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मिलाकर अगर हम बात करें तो ब्लॉक ओवर ब्लॉक सिस्टम जो है हमारा, ब्लॉक ओवर ब्लॉक सिस्टम, फोर्स नीचे लगाएं या ऊपर वाले ब्लॉक पर लगाएं, कब ये दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करेंगे और कब नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें हमें क्लियर हो चुकी हैं। अब अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम चुटकियों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में क्या क्या बचा है इस चैप्टर से। नेक्स्ट क्लास इस चैप्टर की होने वाली है स्प्रिंग फोर्स को लेकर, एक नया कॉन्सेप्ट और थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।